हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता में आज हम धारा 29 और आईपीसी 91 पढ़ेंगे। इस धारा में हम आपको बताएंगे कि सम्मति के द्वारा अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो उसमें कब उसको बचाव नहीं मिलेगा, यानी कब उसके द्वारा ये कहा जाए कि हमने ये तो अपनी सहमति से, या सामने वाला डॉक्टर बोले कि हमने सहमति से किया है, तो वह अपराध कब होगा। यानी कि जो पूर्व की धाराएं हैं जिनमें सम्मति से कार्य किया जा रहा था सद्भाव पूर्वक किसी के फायदे के लिए, और उसमें अफानी होती थी तो उसमें बचाव मिलता था, लेकिन यह उन धाराओं का अपवाद है। कैसे अपवाद है कि उनमें तो बचाव मिलता था लेकिन इसमें बचाव नहीं मिलेगा। कैसे? धारा क्या कहती है? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। मतलब वो कानून के हिसाब से ही रोका गया है कि वो चीज नहीं की जाएगी, फिर भी आप कर रहे हैं तो क्या है? अपराध है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को जो बिना किसी प्रकार की हानि के स्वतः ही अपराध है, अपनी सम्मति देकर उस कार्य को वैध नहीं बना सकता। मतलब ये नहीं कह सकता कि हमने तो सहमति दी थी। जैसे उदाहरण, गर्भपात, अबॉर्शन, भ्रूण हत्या, डॉक्टर कहे कि हमने सहमति ली थी और महिला कहे कि हमने सहमति दी थी, तो इस स्तर पर उसका बचाव नहीं होगा। इसलिए यह सम्मति वाली धाराओं का अपवाद माना जाता है। ये उल्टा माना जाता है कि आप इसमें सम्मति के आधार पर बचाव नहीं ले सकते। जैसे कि पति पत्नी के जीवित रहते पुनर्विवाह, पति या पत्नी कोई भी हो, जीवित रहते तलाक होने से पहले अगर पुनर्विवाह कर ले तो भी अपराध है। लोक न्यूसेंस, लोक सुरक्षा, नैतिक आचरण के विरुद्ध अपराध कारित करना, ये सभी के सभी क्या है? अपराध है। इनमें सहमति के आधार पर बचाव नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये हुई क्या? 91 ऐसे कार्यों का वर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। हमने आपको समझा दिया कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को जो बिना किसी प्रकार की हानि के ही स्वतः अपराध है, अपनी सम्मति देकर उसको वैध नहीं कर सकता। तो जिन सेक्शन में अभी हमने पिछले पढ़ा है कि सम्मति से किया गया कार्य में बचाव जो मिल रहा था, अब इसमें नहीं मिलेगा, तो ये अपवाद है। अगली धारा है आईपीसी की 92 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 30। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले सम्मति दे रहे थे, फिर सम्मति अभिभावक दे रहे थे, फिर सम्मति किसी के फायदे के लिए हो रही थी, अब सम्मति के बिना ही कोई कार्य किया जाना है। इस स्थिति में क्या होगा? मतलब सामने वाला सम्मति नहीं दे रहा है, वहां पे मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में कैसे किया जाएगा? तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, इसमें जो बताए गए हैं धारा डिटेल में, इसमें 4 स्टेप हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो स्टेप के हिसाब से हम थोड़ा सा समझेंगे और पहले हम इस सेक्शन को ही समझ लेते हैं, फिर हम स्टेप को आपको समझाएंगे। सम्मति के विषय में ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं जो आए दिन घटित होते रहते हैं। पूर्व की धाराओं में 26 और 27 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत न आते हुए भी इनके अंतर्गत व्यक्ति को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। मतलब 29 को छोड़ करके जो अपवाद है, इसके पहले 27 और 26 जो सेक्शन है, इनके अंतर्गत न आते हुए भी इस धारा के अंतर्गत संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए समझिए, सम्मति के बिना का एक उदाहरण, आपने एमबीबीएस मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी। उसमें वही है कि अगर किसी को चोट लगी है तो वहां आप ऑपरेशन करने के लिए सहमति या किसी अभिभावक का वेट नहीं करेंगे। अगर उसके पास कोई नहीं है तो डॉक्टर ही उसका संरक्षक माना जाएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मिर्गी या फिट आ जाने के कारण एकाएक गिर जाता है। किसी को मिर्गी की बीमारी है, फिट की बीमारी है, एकाएक गिर जाता है और उसे आंतरिक चोटें लगने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर के अनुसार केवल उसके शरीर से तत्काल रक्त स्राव करवा देना ही उसकी जान बचा सकती है। डॉक्टर के अनुसार, जो डॉक्टर कह रहा है कि उसका इलाज यही है कि अंदरूनी चोट लगी है इसलिए उसका रक्त स्राव करा देना चाहिए, जिससे उस रोगी की हानि होती है, तो उक्त डॉक्टर का कृत्य इस धारा के अंतर्गत संरक्षित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक किया है।
सम्मति नहीं है लेकिन सद्भाव पूर्वक लगा हुआ है उसमें। उसने जो रक्त स्त्राव करवाया इसलिए करवाया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन उसकी जान नहीं बची है या कोई जोखिम ज्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में इस धारा के अंतर्गत उसको बचाव मिलेगा। एक और उदाहरण देखिए, इसी प्रकार यदि किसी मकान में भयंकर आग लगी है और उसमें एक शिशु फंस गया है, यह देखकर कोई व्यक्ति जोखिम उठाकर उस मकान में प्रवेश करके उस बच्चे को ऊपरी मंजिल से नीचे फेंकता है तथा नीचे खड़े व्यक्तियों को उसे कंबल फैलाकर झेलने के लिए निवेदन करता है। इस प्रक्रिया में बालक गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो भी संरक्षण प्राप्त होगा। घर में आग लगी है, ऊपर के पोर्शन में कुछ बच्चे हैं, नीचे कंबल लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, ऊपर इतना टाइम नहीं है कि वो नीचे तक आ पाए, तो इस स्थिति में उसके द्वारा कंबल में बच्चे को दिया जाता है कि उसको कैच करें, और कैच करने में इंजरी होती है तो इसको इस धारा के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यद्यपि बच्चे का ना तो कोई अभिभावक था ना संरक्षक था, परंतु वो जो करने वाला ना संरक्षक था ना अभिभावक था, तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कृत्य करने वाले को औचित्यपूर्ण माना गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उक्त मामलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे अल्पकालिक संरक्षक मतलब टेम्परेरी गार्डियनशिप कहा जा सकता है। इस स्थिति में कर्तव्य के आधार पर न्यायोचित माना गया है कि इन स्थितियों में विधि वैसा ही संरक्षण प्रदान करती है जैसा कि नियमित संरक्षण के मामले में करती है। मतलब उसके समय उस स्थितियां ऐसी हैं कि समय कम है और वो चीजें करनी है। अब इसमें बचाव के लिए कौन कौन सी बातें हैं जिनसे ध्यान रखने जब भी ऐसी कंडीशन होती है, तो सबसे पहली बात है अपहानि प्रभावित व्यक्ति के फायदे के लिए की गई हो। अपहानि प्रभावित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक की गई हो। एक व्यक्ति है जिसका हाथ में इन्फेक्शन फैलते ही जा रहा है, डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया और डॉक्टर को पता है कि इसका हाथ काटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और वो बेहोश है, होश नहीं है, तो उस स्थिति में अगर डॉक्टर उसका हाथ काट देता है, अलग कर देता है और जिससे एक अंग कट जाता है उसका, तो इस स्थिति में डॉक्टर को इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बीमारी, एक ऐसी स्थिति मतलब जिससे उसकी जान जा सकती थी, उसको बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक उसका हाथ अलग किया है, काटा है, जिससे उसकी लाइफ बच सके। परिस्थितियां ऐसी हों, सेकंड क्या कह रही है, परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना संभव ना हो। ऐसी परिस्थितियां हों कि व्यक्ति की सम्मति प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बेहोश हो और वो बोल नहीं पा रहा हो। इस स्थिति में डॉक्टर इलाज कर सकता है, जो भी न्यायोचित रहेगा। तीसरी कंडीशन, जब व्यक्ति का अभिभावक या संरक्षक संपत्ति देने के लिए उपलब्ध ना हो। बहुत से केस ऐसे होते हैं एक्सीडेंट के केसों में कि आ तो जाते हैं हॉस्पिटल लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं। उस स्थिति में डॉक्टर ही संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ट्रेनिंग के आधार पर, नॉलेज के आधार पर जो भी सद्भाव पूर्वक करते हैं वो उसको दंडनीय नहीं माना जाएगा। वह कृत्य मृत्यु या गंभीर चोट के निवारण या रोग से मुक्ति दिलाने के प्रयोजन से किया गया हो। मतलब वह जो कार्य किया जा रहा है वह किस लिए किया जा रहा है, जिससे उसकी मृत्यु बचाई जाए या उसको गंभीर चोट से निवारण किया जाए, उसके लिए किया गया हो। सम्मति विपक्षित इंप्लाइड रहती है, जिसकी आवश्यकता होती है इच्छित होती है। हानि कारित करने का प्रयत्न किसी भिन्न आशय से ना किया गया हो। मतलब जो हानि कारित करने का आशय, मतलब हानि ऐसा कि जैसे एक हाथ गल रहा है, उसका हाथ काटा गया, तो वो उसका आशय किसी और के लिए ना हो। कभी कभी बहुत से केस आपने सुने होंगे, अब तो नहीं आ रहे हैं, एक समय ऐसा था कि बीमा के लिए छोटी सी चोट को बड़ा दिखाने के लिए बहुत से लोग कटवा देते थे या काट देते थे और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता था और केस बनवा देते थे, उससे भारी भरकम राशि बीमा कंपनी से लेते थे। तो यहां अगर आशय भिन्न हो गया तो अपराध है। तो अभियुक्त को बचाव इन्हीं बातों पर मिलेगा कि अगर उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो सद्भाव पूर्वक किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जहां पर सम्मति देने के लिए कोई उपलब्ध ना हो और वह व्यक्ति स्वयं सम्मति देने में सक्षम ना हो या उसकी स्थिति ऐसी हो कि संभव ही ना हो, तो इस स्थिति में बचाव प्राप्त होगा। तो साथियों, जो
5 पॉइंट, इस 4 पॉइंट जो दिए गए थे उन पर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न पर ना हो। जो हमने अभी आपको पॉइंट बता दिए हैं वही है कि मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर ना हो, मतलब सीधी सी बात है उसको बचाने का हो, ना कि मारने का। इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण के लिए हो, यह भी हमने आपको बता दिया कि किस लिए हो, निवारण के लिए हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण के लिए किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से हो। हमने ये भी बता दिया आपको कि हाथ अगर काटना पड़े तो काट सकते हैं। इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न हो जिस अपराध के लिए किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, यह भी हमने बता दिया। हानि कारित करने का प्रयत्न किसी भिन्न आशय से ना किया गया हो, यानी कि जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं चारों हमने बचाव के रूप में आपको समझा दिए हैं। तो साथियों ये हुए, और साथ साथ इसमें कुछ उदाहरण दिए उनको भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या दिए गए हैं, या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। का एक डॉक्टर है, का यह विचार है कि या के कपाल में या के कपाल यानी सिर में शल्य क्रिया आवश्यक है। का या की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करने से पूर्व ही कपाल की शल्य क्रिया करता है, कोई अपराध नहीं किया। यह भी हमने आपको बता दिया कि ऐसा सम्मति के बिना ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो करता है तो उसको अपराध नहीं माना गया। दूसरा उदाहरण, या कोई एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, मतलब उसकी हानिकारक करने का प्रयत्न किसी भिन्न आशय से ना हो, मतलब उसने बचाने के लिए हानि की कि बाघ को गोली मार दे जिससे उसको बचाया जा सके, लेकिन गोली लग किसको गई, बाघ जिसको लेकर के जा रहा था, तो यहां पर उसके लिए दंडी नहीं है। का एक शल्य चिकित्सक है, यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणतक साबित होना संभाव्य है। यदि शस्त्रक्रम तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भाव पूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर शल्यक्रम करता है, मतलब परिस्थितियां कैसी हैं, संभव ना हो और ना ही वहां पर अभिभावक हो। ये उसका उदाहरण हो गया। एक अगला उदाहरण, एक शिशु या के साथ का एक जलते हुए ग्रह में है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। तो ऊपर से जिस प्रकार से ग्रह के नीचे लोग एक कम्बल तान लेते हैं, का उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव है गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए सद्भाव पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से ग्रह के छत पर से नीचे गिरा देता है, तो इस शिशु को गंभीर चोट आती है, मर जाता है, तो उसके लिए अपराधी नहीं माना गया है। तो साथियों ये हुई धारा 30 और 92। अब धारा हम पढ़ेंगे 31 और आईपीसी में 93, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, यहां कार्य कर रहे थे। और पहले हमने क्या देखा कि सहमति से कोई कार्य कर रहे थे, कार्य चल रहा था, लेकिन यहां क्या है, संसूचना, यानी किसी को कोई जानकारी देना, बताना, और जानकारी देने के दौरान उसको किसी प्रकार की हानि हो जाती है जो कि जानकारी सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जो किसी व्यक्ति को उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक सूचना देते हैं परंतु उस सूचना के कारण उन्हें कोई हानि हो जाती है, तो उसको इस धारा के तहत बचाव मिलेगा। सूचना देने वाले को सूचना उस व्यक्ति के फायदे के लिए होनी चाहिए और सूचना सद्भाव पूर्वक दी जानी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, उस व्यक्ति के फायदे के लिए होनी चाहिए और सद्भाव पूर्वक दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कैसे, यदि कोई डॉक्टर कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित किसी रोगी को सद्भाव पूर्वक यह सूचना देता है कि उसकी राय में वह 2-4 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा, और इस सूचना से रोगी को मानसिक आघात पहुंचता है और वह मर जाता है, ऐसी दशा में उस डॉक्टर को रोगी की मृत्यु के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत बचाव के लिए सूचना सद्भावना पूर्वक दी जानी आवश्यक है। इस धारा में प्रयुक्त किया गया अपहानि शब्द से तात्पर्य हानिकारक मानसिक प्रक्रिया से है। तो साथियों सीधी सी बात है कि
अगर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को या परिजन को बताता है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी है और कुछ दिनों बाद कहते ना कि मृत्यु हो सकती है, उस स्थिति में अगर वह रोगी को आघात पहुंचता है, मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के लिए वो दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसी दशा में उस डॉक्टर को रोगी की मृत्यु के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। अब एक दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं, आखिर ये संसूचना क्यों दी जाती है। दंड संहिता में यह प्रावधान संभवतः इसलिए रखा गया होगा, इसलिए रखा गया होगा कि मरणासन व्यक्ति मरने के पूर्व अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। मतलब उसको बता दिया जाता है कि आप भाई, आपकी स्थिति लास्ट है और आप बचने की संभावना कम है, इसलिए जो चीजें आपको करनी है वो कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें कर सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ताकि वो कर ले। हमारा तो यही है कि भाई आपको ये बीमारी है, डॉक्टर ने बताया। अब डॉक्टर दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी कुछ इच्छाएं हैं वो भी पूरी कर सकते हैं इस सूचना से। जैसे वसीयत, दान, धर्म आदि जो है करना चाहता है उसे करके लौकिक कर्तव्यों तथा बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब ये तो हो गया ये कि ये बीमारी के लिए, जैसे अपन देखते हैं कि बुजुर्ग पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं यार सेवा कर लो यार, बस परेशान मत हो। तो उनका कहने का मतलब यही रहता है कि इलाज से ठीक होना मुश्किल है, अब जितने दिन सेवा कर सको कर लो। तो उस स्थिति में ऐसी सूचना अगर उसको दी जाती है, तो अब अगर उसने मान के चलो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया तो वो भी कर सकता है, कोई धार्मिक कर्म करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो उसको ये ना सोचती हूँ कि मैं मरने वाला हूं, उसको ये सोचना चाहिए कि इतना समय जो लास्ट बचा है उसको मैं कैसे बांटूं, कैसे दूसरों की खुशियों के लिए क्या करूं जिससे भला हो। तो इससे एक दूसरा पक्ष देखा जाए तो इससे ये भी हो सकता है कि वो अपना दान कर्म या वसीयत या अपने लौकिक कर्तव्यों या बंधनों से मुक्ति के लिए कुछ ऐसा कर सके, ये भी है। तो ये धारा हो गई क्या, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना।